जय हिंद। आपका स्वागत है बीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राचीन इतिहास का चैप्टर 2 सिंधु सभ्यता और संस्कृति। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस से बनाया गया वीडियो है। बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र की बुक है, उस सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 किया था, पाषाण काल। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 सिंधु सभ्यता और संस्कृति। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ने से पूर्व हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी होनी चाहिए। ऐतिहासिक काल को लेखन कला के ज्ञान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जहां पे लेखन कला नहीं है। लेखन कला के ज्ञान के पूर्व का जो कालखंड है, मतलब जहां पे लेखन कला विकसित नहीं हुई है, लेखन कला के ज्ञान के पूर्व का कालखंड, पूर्व का कालखंड, ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। आद ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? यहाँ भी है, वैसा काल जहां पे लेखन कला का ज्ञान है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो लेखन कला का ज्ञान है, लेखन कला का ज्ञान अवेलेबल है लेकिन पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, इसको आद ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। और लेखन कला के ज्ञान से पूर्व का कालखंड प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल उसको बोला जाता है जहां पे लेखन कला का ज्ञान भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। लेखन कला का ज्ञान के साथ उसे पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी गया हो, उसे हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ये जो आद ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है, ये माना गया है 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब शुरू करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और उसके प्रमुख स्थल को जानते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसे नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता था और इसको नगरीय सभ्यता भी कही जाती थी। ये नगरीय सभ्यता इसलिए भी कही जाती थी क्योंकि यहाँ पे उस समय उन्नत व्यापार था, वाणिज्य था, उन्नत व्यापार, उन्नत वाणिज्य, ये सारी चीजें थी, शहरी व्यवस्था थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कही गई है, हड़प्पा सभ्यता। तो इसे कई नाम है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ये सब हम याद रख सकते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता से स्थल के नाम पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण स्थल है, कुछ उनके बारे में हमको जानना है। जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के बारे में आप बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, किस नदी के तट पर था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। दूसरा है लोथल के बारे में पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पर है। लोथल गुजरात में है और गुजरात का जब मैप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, भगवा नदी के किनारे है लोथल। कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सारे भी जो साइट्स हैं ये एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं। जनहोद्रो भी आता है, हड़प्पा सभ्यता भी आता है ना, हड़प्पा के बारे में भी पूछा जाता है। इस मैप को पढ़ने से पहले इस सभ्यता के विस्तार के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये मैप पे बनाया गया है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली थी, उसका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है उत्तर में ये मांडा तक फैला हुआ था, मांडा जो कि चिनाब नदी पे है। यहाँ पे साइड आप देखिए चिनाब नदी का, ये चिनाब नदी है और यहाँ पे आपको मांडा दिख रहा है, यहाँ चिनाब नदी है, ठीक है, ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में भी अब हाल फिलहाल में न्यूज आया था कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, ये चिनाब नदी पर ही डैम है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो चिनाब नदी पर डैम बना है उसका नाम क्या है ना। तो चिनाब नदी पर डैम बना है जिससे पाकिस्तान को पानी जाता है, ये समझ गए। और यहाँ चिनाब नदी के पास एक साइट है मांडा, उत्तर में फैला हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा था, तो पूर्वी साइड कौन सा था, तो वो है आलमगीरपुर। यहाँ पे देख लीजिए। अगर पूछ लेगा सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो भगतराव, दक्षिणी साइड भगतराव। पश्चिमी साइड क्या है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी साइड, तो आप बोलेंगे सुतकांगेडोर, ये दशक नदी पर है, दस्क नदी पर, यहाँ पे है सुतकांगेडोर, देख रहे हैं, सुतकांगेडोर। और ये सबसे पश्चिमी साइड है सिंधु सभ्यता में। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के पास, दक्षिण में भगतराव ताप्ती नदी के पास, और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के पास। आलमगीरपुर कहाँ पे है, पूर्व में है, और हिंडन नदी के पास, ये है आलमगीरपुर साइड,
ये सबसे पूर्वी साइड है, सबसे पूर्व में। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडो दास्क नदी पर है। सिंधु सभ्यता इंडिया में ही नहीं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में भी फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी पक्की ईंटों से बनी इमारतें, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ये पिक्चर है, ये साइट का देख लीजिए, ऐसा वहां पर खुदाई में पता चला है। मोहनजोदड़ो पक्की ईंटों से बनी इमारत थी, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्नानागार, बहुत बड़ा विशाल स्नानागार और अन्नागार, जब रखने वाला जो अनाज होता है वो पाया गया, और स्नानागार जहाँ पे नहाते हैं वो पाया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि किस सभ्यता से या फिर कहाँ से विशाल स्नानागार या अन्नागार प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। और ये कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। इस स्नानागार का जो सतह है, इसको पक्की ईंटों से इसको बनाया गया है, और इस सतह को जिप्सम से जोड़ा गया है। हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता से पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले। जो पूजा स्थल है ना, इसका साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे मंदिर मैंने रख दिया है। मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि की प्राचीन सभ्यता से भी पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया कि लोथल बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर को दक्षिणी शहर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दक्षिणी शहर के नाम से। तो लोथल को दक्षिणी शहर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर है? ये है गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, लोथल है, सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है। और ये लोथल साइट जो है ये भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी के तट पर है स्थित। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर। और लोथल कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर, ये याद रखना है। और कहाँ पर है ये लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है, गुजरात का बंदरगाह है। ये जो लोथल है, यहीं से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हल की खोज की गई है। हल, जो खेती करने वाला होता है ना, इसको हल बोलते हैं। अच्छा लिख लीजिए, हल, इसकी खोज की गई है। और यह हल जो मिला है, कहाँ से मिला है? यह मिला है कालीबंगा से, है ना, कालीबंगा और बनावली से। बनावली यह कहाँ पे है? बनावली है हरियाणा में, हरियाणा में है ये, हरियाणा। यहाँ से हल के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो हल है, यह टेराकोटा से बना हुआ है, टेराकोटा का हल। टेराकोटा किसको बोलते हैं? तो पकी हुई मिट्टी जो होती है, पकी मिट्टी से बनती है ये टेराकोटा का हल। और टेराकोटा का हल मिला है बनावली हरियाणा से। और इसके साक्ष्य कालीबंगा से भी मिलता है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो ऐसा पूछता है कि हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बनावली हरियाणा से। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और कालीबंगा राजस्थान से। ये दो जगह से हल का साइट मिला है। ये कालीबंगा राजस्थान है ना, यहाँ से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का, खेत होता है ना जो जोता हुआ रहता है फसल उगाने के लिए, उसका साक्ष्य मिला है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से, इस सभ्यता से घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है, घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन बैल और हाथी के बारे में जानकारी है। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल एवं हाथी के बारे में जानकारी है। कुछ विद्वानों के बीच मतभेद है। इनमें कहा गया है कि हड़प्पा, लोथल, शुडकोतदा, ठीक है, और कालीबंगा से लगभग 2000-3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में, 2000 ईसा पूर्व के बीच में इसके घोड़ा का साक्ष्य का अवशेष मिला है, कुछ विद्वानों का कहना है। तो इसमें मतभेद है, इस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हमें फैक्ट पे ध्यान देना है कि अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो हम बोलेंगे घोड़ा का नहीं मिला है, बैल और हाथी का मिला है। और धौलावीरा, ये जो साइट है धौलावीरा, देख रहे हैं ना, सभी साइट को हम लोग डिस्कस करेंगे। हड़प्पा कर लिए, लोथल कर लिए, मोहनजोदड़ो कर लिए, बचाए धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? यह भी गुजरात में है। धौलावीरा साइट भी गुजरात में है। गुजरात में लोथल भी है ना, और धौलावीरा भी है। तो धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलापट मिला है। अब हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन हैं, पकी हुई मिट्टी का जो बर्तन मिलता था टेराकोटा, उस पर चर्चा करते हैं। तो हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन हैं वो प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उसका चित्र भी यहाँ पे दिया है। और ये लाल रंग के थे। किस रंग के थे? लाल रंग के थे। और ये दो तरह के थे, एक था बिना डिजाइन वाला, एक था डिजाइन वाला। जो डिजाइन वाला था, ये डिजाइन वाला, इसके ऊपरी हिस्से में जो होती थी लाल रंग की पोताई की जाती थी, लाल रंग की पोताई डिजाइन वाले में पोताई। डिजाइन वाला को बोलते थे चित्रित मृदभांड, चित्रित मृदभांड ये बोला जाता था। और इसका ऊपरी हिस्सा लाल रंग से रहता था और नीचे का जो हिस्सा था वो काला रंग का होता था। नीचे का हिस्सा काला रंग से रंगा होता था।
ये जो चित्रित मृदभांड है, ये इससे बनने वाली जो बर्तन होती थी मिट्टी के, उसमें रेत का मिश्रण मिलाया जाता था। रेत का मिश्रण मिलाने से क्या होता था, ये हल्का भूरे रंग का लाल हो जाता था। भूरे रंग का लाल हो जाता था। लाल, मैंने बताया कि इसके निचले हिस्से में काला रंग रहता था, हालांकि यहाँ पे वो काला रंग वाला रखना चाहिए था। मेरे पास जो पिक्चर मिला वो कर दिया मैंने यहाँ पे। तो याद रखना आपको फैक्ट के लिए कि जो चित्रित मृदभांड थे या ये हड़प्पा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन थे, ऊपर में लाल रंग से रंगे होते थे और नीचे जो था उसका रंग, नीचे का जो परत होता था वो काले रंग से रंगी होती थी। वर्ष 2018 में क्या हुआ कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल ने एक रिपोर्ट पेश किया और उसमें बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का कारण था वो 900 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं होने के कारण वहां पे सूखा पड़ गया और इस वजह से इसका पतन हो गया। हालांकि बहुत सारे स्रोतों में ये कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ भी है। मैक्सिमम में बोला गया है बाढ़ से भी हुआ है। अगर ऑरेल एस्टिन की माने तो उन्होंने कहा है कि इनका पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन, सभी विद्वानों का अलग अलग अपना मत है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, लेकिन महत्वपूर्ण कारणों में बाढ़ को माना गया है। और जब 2018 का कोट करके पूछेगा कि खड़गपुर IIT ने क्या माना है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, तो आप लिखेंगे 9 वर्षों की 9 के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है। और एक क्वेश्चन बाढ़ से भी महत्वपूर्ण कारणों में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, तो उसमें आंसर जो BPSC दिया था वो बोला था बाढ़। तो बाढ़ भी महत्वपूर्ण कारण है, जलवायु परिवर्तन भी महत्वपूर्ण कारण है। तो अब वहां पे कोट करके पूछेगा, अगर ऑरेल एस्टिन का नाम दे देगा तो उसके अनुसार से जलवायु परिवर्तन आप बोलेंगे। IIT खड़गपुर के अनुसार पूछेगा तो वहां पे 900 वर्षों तक बराबर वर्षा नहीं होना, समान वर्षा नहीं होना सिंधु घाटी सभ्यता का कारण है। अगर सीधा पूछेगा कि महत्वपूर्ण कारण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, तो बता देंगे बाढ़ है। यहाँ पे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होता है और अब हम लोग रैपिड फायर राउंड में चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर देखेंगे कि जो BPSC ने क्वेश्चन पूछा है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसी के अकॉर्डिंग था या नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड में, जहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को, क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल को लेखन कला के ज्ञान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं यहाँ पे लेखन कला का ज्ञान था लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं और यही सिंधु सभ्यता है। दूसरा है लेखन कला के ज्ञान के आधार पर निर्धारण, जहाँ पे लेखन कला है और उसे पढ़ा भी गया है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा है लेखन कला के ज्ञान से पूर्व का कालखंड, जिसमें लेखन कला का ज्ञान नहीं था, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और यह जो पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता का, आद ऐतिहासिक काल का काल था और उस समय का जो पीरियड था 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आद ऐतिहासिक काल को ही सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को नगर नियोजन सभ्यता भी बोलते हैं। यहाँ पे उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य थे। यहाँ पे सुनियोजित वास्तुकला था। वास्तुकला के भी यहाँ पे बहुत अच्छे साक्ष्य मिलते हैं। साथ में यहाँ पे कई साइट्स मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हुआ है। उत्तर में मांडा चिनाब नदी पर, दक्षिण में भगत राव ताप्ती नदी पर और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी पर और पश्चिम में सुतकांगेडोर दास्क नदी पर है। वहीं पे लोथल, धौलावीरा, ये सारे साइट जो है गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। वहीं पे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछेगा कि मोहनजोदड़ो साइट कहाँ है, तो सिंधु नदी के तट पर है वो। हड़प्पा के बारे में पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। मांडा चिनाब नदी के तट पर है। वहीं पे आलमगीरपुर, बनावली, राखीगढ़ी, इनके बारे में भी पूछा जाता है ये साइट। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट से बनी इमारतों का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का साइट का पिक्चर दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार सिंधु नदी के तट पर मिला है। और का जो स्नानागार है वो सतह जो है उसका पक्की ईंटों से बनी है और वो जो सतह है जिप्सम से जोड़ा गया है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है और यहाँ से पूजा स्थलों की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। यहाँ बात करते हैं लोथल साइट की। तो लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इस लोथल शहर को दक्षिणी शहर भी कहते हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और लोथल शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। और हड़प्पा जो सभ्यता है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का साइट दिया गया है। यहाँ से पूजा स्थल का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, ये मैंने बता रखा है। लोथल से गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है और यहाँ से बैल तथा हाथी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से हल के साक्ष्य मिले हैं। और ये हल का जो साक्ष्य है ये बनावली हरियाणा में मिला है, बनावली साइट है हरियाणा में, वहां से हल के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा राजस्थान में साइट है, वहां से मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। और ये जो हल है टेराकोटा का हल है। टेराकोटा पक्की मिट्टी से बनी हुई हल होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा गुजरात का ही साइट है और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलापट्ट मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में। यहाँ जो मिट्टी का बर्तन मिला है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है और ये लाल रंग का होता है। प्रारंभिक दौर में जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था वो बनाया जाता था चाक का प्रयोग करके पैर से, और जब दौर डेवलप हुआ तब हाथ से बनाया जाने लगा और वो चाक पर ही बनाया जाता था, लेकिन हाथ से बनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन दो तरह के थे, एक था बिना डिजाइन वाला और दूसरा था डिजाइन वाला। जो डिजाइन वाला था चित्रित था, उसको चित्रित मृद भांड बोलते थे और उसके ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की गई थी। निचले हिस्से में काले रंग का विभिन्न चित्रकारी किया हुआ था और इससे बनने वाली मिट्टी जो थी, जो इस बर्तन को बनाता था, उसमें रेत का मिश्रण किया जाता था। क्यों? क्योंकि जब ये पकता था तो ये हल्के भूरे लाल रंग का हो जाता था, ठीक है। 2018 में IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना है। उन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था, ये ऑरेल स्टीन का कहना है। लेकिन बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों में जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का महत्वपूर्ण कारण है, महत्वपूर्ण कारणों में बाढ़ को माना था। बाढ़ को तो तीनों याद रखना है कि वर्ष 2018 का रेफरेंस देगा, IIT खड़गपुर पूछेगा तो आपको बताना है कि 900 वर्षों तक बराबर वर्षा नहीं हुआ जिस कारण इसका पतन हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण कारण पूछेगा तो बाढ़ बताएंगे। अगर ऑरेल स्टीन का नाम दे देगा तो इस विद्वान के अनुसार जलवायु परिवर्तन। शुरू होगा क्वेश्चन आंसर का, जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं कि हम कहां तक सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये 39th बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। तो हमने बताया है आपको कि आद ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता का काल माना गया है और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। यहाँ पे ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेख कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आद ऐतिहासिक काल है। मतलब अगर पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का काल का पीरियड क्या है तो आप बोलेंगे 2300 BC, यानी कि 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड। और आद ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। सिंधव सभ्यता जो है आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है और ये चीज मैंने आपको बता रखा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? और ये भी क्वेश्चन 63rd बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम अली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बोला था यहाँ पक्की ईंट से बनी इमारत भी मिली है और साथ में कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी काफी उन्नत था। तो इसका ऑप्शन ए और डी दोनों हो जाएगा। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो ऑप्शन सी गलत है, बट ऑप्शन ए और डी सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे का निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ये मैंने आपको बताया है। ऑप्शन देखिए, लोथल, देशलपुर, सोहगौरा, कोटदीजी। और आपको बताए थे लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोथल इसका आंसर हो जाएगा। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है जिसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी। तो लोथल की जो खुदाई करने वाले थे उनका नाम था SR राव, है ना। यहाँ पे साइट भी दे रखा है लोथल का, आप देख लीजिए, और मोहनजोदड़ो का भी साइट दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आपको बता रखे कि हड़प्पा का बंदरगाह लोथल था। लोथल के बारे में हमने बताया है और इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ये नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मैंने बता रखा है। आप प्रश्न संख्या 5, ये प्रश्न संख्या 3 एवं 4 जैसा ही है। तो ये 67 में पूछा गया था, 67 बीपीएससी में, तो इसका भी आंसर लोथल ही होगा और सेम क्वेश्चन था जो 3 और 4 में आपने किया है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? लोगों को पता नहीं था, ये 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हम जानते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बैल, घोड़ा, हाथी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल और हाथी जैसे जानवरों के बारे में जानकारी थी, लेकिन घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें मैंने बार बार बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से सिर्फ बैल और हाथी के बारे में जानकारी मिलती है, घोड़ा के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर भी बहुत सारे विद्वानों में ये मतभेद है, क्योंकि घोड़ा के कुछ जीवाश्म मिले हैं हड़प्पा, लोथल, सुट, कोतदा, कुंतसी, कालीबंगा, यहाँ से उसी प्रजाति से मिलता जुलता अवशेष प्राप्त हुआ है। तो मतभेद है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है। अभी तक का जो आंसर होगा हमारा घोड़ा ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ये 60 से 62वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमने इसको बताया था आपको कि देखिए बनावली से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। बनावली हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई होना चाहिए, 2 बार सीसी हो गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। तो हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है, फतेहाबाद जिला में बनावली साइट है, वहां से मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। तो 2 ऑप्शन सही है जब, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन देखते हैं, कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इससे पहले हमने बताया है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंबात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिला है। और जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ, किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। याद रखिए, कालीबंगा साइड घग्गर नदी के किनारे है। और यहाँ पर जो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, वहां से कालीबंगा साइड से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और गुजरात का धौलावीरा, जो ऑप्शन बी है यहाँ पे, गुजरात का धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलापट मिला है। 10 चिन्ह वाला शिलापट धौलावीरा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये 56 to 59 बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और वी.ए. स्मिथ। देखिए, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स संबंधित है, बट वी.ए. स्मिथ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.ए. स्मिथ। अच्छा, इसको हमने नहीं पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था और 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये भी याद रखना है आपको कि मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में, तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान थे जो थे के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी, इन सभी ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बट जो वी.ए. स्मिथ है, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनको इंडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता था और इतिहासकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा है 40वीं बीपीएससी 1995 में। ऑप्शन है लाल, नीला हरा,
पांडु, नीला। आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग हमने बार बार इस पर जोर देकर बोला था। तो इसको कुछ समराइज करते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तन का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब परिपक्व हड़प्पा का दौर आया तो उसमें हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक था बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा था चित्रित मृद भांड। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ये आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? और ये 2018 बीपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन है 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष, और हमारा आंसर है 900 वर्ष, क्योंकि इसे वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। वहीं पे ऑरेल एस्टिन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। महत्वपूर्ण कारणों में बाढ़ को भी शामिल किया जाता है और इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का चैप्टर 2 सैंधव सभ्यता खत्म होता है और आगे जो चैप्टर 3 है वैदिक सभ्यता हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के बीच और हमें प्रमोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।